बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हम 18th लेक्चर का आज सेकंड पार्ट करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट पार्ट में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जो मैट्रिक्स है उसको हमने डिस्कस किया था कि वो मैट्रिक्स जो है वो अगर नेचुरल बेसिस के साथ जनरेट करें तो डिफरेंट था, और अगर नेचुरल बेसिस भी और वो ऑर्डर्ड बेसिस अगर हों और अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो उससे मैट्रिक्स में चेंज आ जाता है। और अगर मैट्रिक्स को मज़ीद उसके अंदर अगर हम कोई और मैट्रिक्स लिख लें, मसलन नेचुरल बेसिस ना लिखें बल्कि कोई और बेसिस वेक्टर्स हम ले लें, तो उससे जो मैट्रिक्स जनरेट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो लेकिन लास्ट पार्ट में हमने पोलिनोमियल्स डिस्कस किए थे। पोलिनोमियल्स पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन हुई थी P2 से P1 पे। आज के पार्ट में हम मज़ीद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि यहाँ पर R3 से R2 में है, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस से 2 डायमेंशनल स्पेस में। तो in this example L of x1 x2 x3 is given as 1 1 1 1 2 3 and x1 x2 x3। यानी इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है यानी A ऑफ x है ये, तो ये जो A मैट्रिक्स है ये भी गिवन है। नाउ अब हम करने क्या जा रहे हैं, लेट E1 इज़ द I यूनिट वेक्टर, E2 J एंड E3 इज़ K यूनिट वेक्टर। E1 डैश जो है या E1 बार को हमने 1 0 लिया और E2 बार जो है वो 0 1 लिया है, और ये दोनों इसमें आप देख सकते हैं कि R2 से वेक्टर्स हैं ये, तो ये बेसिस है किसकी, R2 की। तो हमने R3 की बेसिस लिख ली है E1 E2 और E3 की फॉर्म में नेचुरल बेसिस, और R2 की भी नेचुरल बेसिस E1 बार और E2 बार जो है वो हमने वो यहाँ पे ले लिए। अब नेचुरल बेसिस के केस में क्या होता है, लेट्स ऑब्जर्व। पहले तो हम ऐसे करते हैं कि नेचुरल बेसिस को लेके हम मैट्रिक्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं विच इज़ ऑलरेडी गिवन, बट हम यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि नेचुरल बेसिस अगर ले लें तो क्या मैट्रिक्स यही आता है या कुछ डिफरेंट होता है। सो वी आर गोइंग टू टेक L of E1, L of E2 एंड L of E3। तो ये A मैट्रिक्स गिवन है और वेक्टर अगर 1 0 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिज़ल्ट 1 1 आ जाता है। इसी तरह से L of E2 करेंगे तो रिज़ल्ट 1 2 आ जाता है। L of E3 इज़ 1 3। अब 1 1 को हम क्या करते हैं, आपको याद है ना कि जो आउटपुट आती है उसको फिर हम दूसरे सेट की बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, यानी दूसरा सेट कौन सा है, यहाँ पे R2 है। तो R2 की जो बेसिस है वो E1 बार और E2 बार है, ठीक है ना। अब E1 बार और E2 बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो हम 1 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 1, ठीक है ना। यानी उसमें एक में पहला कंपोनेंट 1 आ जाएगा और दूसरे पार्ट में दूसरा कंपोनेंट 1 आ जाएगा। जब ऐड करेंगे तो 1 1 बन जाएगा। इसी तरह से हमने 1 2 को लिख दिया 1 E1 प्लस 2 E2, और इस तरह 1 E1 प्लस 3 E2। तो हमने दूसरे सेट के जो बेसिस हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में ये जो आउटपुट आ रहा है इसको लिख दिया है, यानी R2 का कोई भी वेक्टर जो है वो बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो हम जब इस फॉर्म में लिख देंगे तो अब हम इसको कॉलम वेक्टर में लिख देते हैं, ठीक है ना। इनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं 1 1 लिख दिया, फिर इसी तरह से 1 2 लिख दिया और इस तरह से 1 3 लिख दिया यहाँ पे हमने। अब अगर हम इन तीनों को लेके एक मैट्रिक्स लिखें तो पहला कॉलम बनेगा पहले वेक्टर से 1 1 से, दूसरा कॉलम बनेगा 1 2 वेक्टर से और तीसरा 1 3 वेक्टर से। तो अब हम यहाँ पर ये देखें कि ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ये पहला कॉलम 1 1, दूसरा 1 2 और तीसरा 1 3। तो इसको ज़रा कंपेयर करते हैं जाके। हमारा मैट्रिक्स जो था वो ऑलरेडी यही था, यानी 1 1 1 2 और 1 3, यही तीनों कॉलम्स जनरेट हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ से ये रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं कि अगर R3 और R2 दोनों के लिए नेचुरल बेसिस को यूज़ किया जाए तो जो A मैट्रिक्स जनरेट होगा वो वही जनरेट होगा, यानी सेम मैट्रिक्स है, ठीक है ना।
जो कि R3 और R2 के लिए हमने जो बेसिस यूज़ किए हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम आते हैं एग्जाम्पल 5 पे। लेट L इज़ फ्रॉम R क्यूब टू R स्क्वायर बी डिफाइंड एज एन एग्जाम्पल 4 एंड कंसिडर द ऑर्डर्ड बेसिस। अब ऑर्डर्ड बेसिस जो है वो R3 के लिए चेंज कर दिया, यानी नेचुरल बेसिस नहीं ले रहे, अब हम ऑर्डर्ड बेसिस किसको ले रहे हैं। ऐसा सेट है जिसमें पहला वेक्टर 1 1 0 है, 0 1 1 दूसरा है और 0 0 1 तीसरा वेक्टर है। अब इस सेट S को हम R क्यूब का के लिए ऑर्डर्ड बेसिस ले रहे हैं और R2 के लिए जो ले रहे हैं वो कौन से है, वो T सेट है, 1 2 और 1 3 है, उसमें 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब हम यही प्रोसेस करते हैं। एग्जांपल 4 से हमने वही ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है L, जिसमें कि मैट्रिक्स 1 1 1 और 1 2 3 है, और इसको अप्लाई करते हैं 1 बाय 1 S के जो वेक्टर्स हैं तीनों पे अलग अलग। 1 1 0 पर जब लगाते हैं तो हमारा जो आउटपुट आता है वो 2 3 आ जाता है। फिर 0 1 1 पे लगाएंगे तो 2 5 है, और 0 0 1 पे लगाएंगे तो ये हमारा आउटपुट 1 3 आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आए हैं वेक्टर्स, अब हमने उनको क्या करना होता है, उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होता है। किसके, R2 की जो बेसिस है, यानी हमने 2 3 को लिखना है 1 2 और 1 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो 2 3 को अगर हम B वेक्टर कंसिडर करें तो B वेक्टर विल बी इक्वल टू A1 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 प्लस A2 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, जो इसने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये इक्वेशन है। और हमारे पास अब क्योंकि एक वेक्टर नहीं है बल्कि 2 5 को भी हमने इसी तरह लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है और 1 3 को भी लिखना है, तो उसने एक वेक्टर B ले लिया है, उसने जो जिसकी जगह पर हम 1 बाय 1 इन वेक्टर्स को रिप्लेस करेंगे। यानी B को पहली दफ़ा हम 2 3 ले लेते हैं और 2 3 इज़ इक्वल टू A1 इंटू 1 2 प्लस A2 इंटू 1 3। एक दफ़ा हम ऐसे रखते हैं तो जब 2 3 लेते हैं तो वहाँ पर हमें A1 और A2 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, वो हम यहाँ पर रखेंगे तो हम 2 3 को रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 और 1 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में। फिर सेकंड टाइम हमें B वेक्टर को 2 5 लेना है और फिर थर्ड टाइम 1 3 लेना है। तो इस तरह 3 डिफरेंट हमारे पास सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगे जिसको कि हम सॉल्व करेंगे, तो हमें यहाँ पर तीनों वेक्टर्स अलग अलग से लीनियर कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगे। अच्छा, इसने जो किया है कि बजाय ये कि तीनों को अलग अलग से लेके और 3 अलग प्रॉब्लम बनाने के, उसने B वेक्टर को यहाँ पर कॉलम्स में रख दिया है। यानी पहले दोनों कॉलम जो हैं वो हैं बेसिस वेक्टर के, यानी बेसिस में जो हमारे पास वेक्टर्स हैं कौन कौन से, 1 2 और 1 3। तो 1 2 और 1 3 को जब लिया तो 1 2 और 1 3 को हमने इस पार्टीशन मैट्रिक्स में रख दिया, पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में 1 2 और 1 3। और बाकी तीनों वेक्टर्स जो हैं जिनको कि हमने यहाँ पर करना है, सॉल्व करना है, मसलन कि यहाँ पे जब हम सिस्टम बनाते हैं इससे, तो सिस्टम बनाने के लिए हमें पहला कॉलम 1 2 और दूसरा 1 3 रखने के बाद फिर हमने राइट साइड पर B लिखना है। तो B को अगर हम 1 बाय 1 तीनों मैट्रिक्स लिख लें या तीनों वेक्टर्स यहाँ पे लिखते हैं 2 3 2 5 और 1 3, ठीक है। लेकिन इसमें ऑर्डर का ख्याल रखना है कि जो उसने ऑर्डर्ड बेसिस पहले सेट के लिए दी हुई हैं, तो जिस ऑर्डर में वो दी हैं उसी ऑर्डर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। मतलब 1 1 0 पर पहले लगानी है, तो पहला वेक्टर हमारे पास 2 3 आएगा आउटपुट में, और फिर उसके बाद L जब लगाएंगे 0 1 1 पे दूसरे वेक्टर पे, तो जो वेक्टर आउटपुट में आता है इसको हम दूसरा कॉलम कंसिडर करेंगे, और इसी तरह से तीसरा कॉलम। तो जो हमने यहाँ पे जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है तो पहले कॉलम में पहला वेक्टर आया 2 3, फिर 2 5 आया और फिर 1 3 आया। तो अब हमने इसको एक ही दफ़ा में पार्टीशन मैट्रिक्स में लिख दिया है, और इसको रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में अगर लेकर जाएं तो 1 0 और 0 1 ये हमारा जो पहला मैट्रिक्स है ये कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो हमारे पास ये रोज़ नज़र आ रही हैं दोनों या कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ये जो है
ये तीनों कॉलम्स जो हैं आखिरी, दे फॉर्म द मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंटिंग एल विद रिस्पेक्ट टू एस एंड टी। ठीक है, यानी ये वो मैट्रिक्स है जो विद रिस्पेक्ट टू एस है, यानी एस जो बेसिस बताई हुई है और टी जो बेसिस है वो जो उसने बताई हैं, उनके लिहाज से ये मैट्रिक्स ए बनता है। ठीक है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स ऑलरेडी यूज़ हो रहा है 1 1 1 और 1 2 3, जो कि नेचुरल बेसिस के लिहाज से बनता है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसी मैट्रिक्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे पास जो ऑर्डर्ड बेसिस है आर क्यूब के लिए और आर स्क्वायर के लिए, उनकी फॉर्म में अगर हम लेकर जाएं या उन बेसिस से हम दोबारा से मैट्रिक्स जनरेट करने की कोशिश करें तो वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये एल को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस एस एंड बेसिस टी। ये जो है नेचुरल बेसिस के लिहाज से नहीं है, जो हमने एस और टी को पहले नेचुरल बेसिस लिया था उसके लिहाज से ये मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू एल को रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस एस एंड टी, जो हमारी यहाँ पे हमने जो इस केस में बेसिस को चेंज कर लिया। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल बेसिस के लिहाज से मैट्रिक्स डिफरेंट होता है, और अगर बेसिस चेंज करके हम कोई और सेट ऑफ वेक्टर्स ले लें जो कि बेसिस हो पहले सेट के लिए भी और दूसरे सेट के लिए भी, या पहले वेक्टर स्पेस के लिए भी दूसरी वेक्टर स्पेस के लिए भी, तो फिर क्या होता है कि फिर हमारा जो है मैट्रिक्स है रिलेटेड विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एस एंड टी, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एक हम यहाँ पर इफ़ वी हैव, एक यहाँ से हम कह सकते हैं कि इफ़ एल इज़ फ्रॉम वी टू वी इज़ अ लीनियर ऑपरेटर, यानी अगर हम दोनों सेट्स को सेम ले लें on an n-dimensional space V, then to obtain a representation of L, we fix ordered bases S and T for V and obtain a matrix A representing L with respect to S and T. However, it is often convenient in this case to choose S is equal to T. To avoid verbosity in this case, we refer to A as the representation of L with respect to S. If L is from Rn to Rn is a linear operator, then the matrix representing L with respect to the natural basis for Rn has already been discussed in theorem, where it was called the standard matrix representing L. यानी अगर हम बजाय ये करें कि L जो है वो एक स्पेस से दूसरी स्पेस में लें, बल्कि एक स्पेस से उसी स्पेस में अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ले लें, तो हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन को भी कहते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम फिर वहाँ पर लीनियर ऑपरेटर का नाम दे देते हैं। तो अगर हम कहें कि L इज़ फ्रॉम द सेम वेक्टर स्पेस, यानी Rn से Rn पर ही है और ये लीनियर ऑपरेटर है, तो फिर जो मैट्रिक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू द नेचुरल बेसिस Rn के लिए उसको हम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यानी कहना चाहिए कि कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए यहाँ पर दोनों को डिफरेंट रखने की बजाय Rn और Rm की तरफ जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेने की बजाय एक सेट से उसी सेट पर ही अगर लीनियर ऑपरेटर ले लें, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो हम उसी को लीनियर ऑपरेटर कह देंगे, क्योंकि एक से एक सेट में ही आ रहा है, यानी दोनों तरफ सेट सेम है, और तो बेसिस भी, जो बेसिस होगा सेट वो भी एक ही होगा क्योंकि दोनों तरफ सेम डायमेंशनल स्पेस है। तो उस केस में हम जो भी मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स को हम नेचुरल बेसिस के लिहाज से हम कह सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, और यानी जो भी मैट्रिक्स जनरेट होगा वो उसको हम एज स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का हमारा जो प्रॉब्लम था रिलेटेड टू के मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन,
हम उसको उस पर हमने जितना कुछ हम डिस्कस कर सकते थे वो हमने डिस्कस कर दिया। अच्छा, इस केस में फिर हमने कहा कि s और t विद रिस्पेक्ट टू s अगर नेचुरल बेसिस है तो हम उसको विद रिस्पेक्ट टू s कहेंगे कि ये इसका स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। सपोज दैट L इज फ्रॉम V to W इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट A इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग L विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस फॉर V and W. Then the problem of finding kernel of L reduces to the problem of finding the solution space of AX is equal to 0. Moreover, the problem of finding range of L reduces to the problem of finding the column space of A. ठीक है, रेंज फाइंड करने का यहाँ पर हमने देखा है कि जो हम आउटपुट्स लिखते हैं रेंज फाइंड करने के लिए, रेंज जो हम फाइंड करते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे हम रेंज को लिखते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर। ठीक है, और बेसिस में सारे लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। तो हम असल में कर क्या रहे होते हैं, हम कॉलम स्पेस जो है वो उसको फाइंड कर रहे होते हैं रेंज फाइंड करने के केस में। ठीक है, यानी हमें वहाँ से कुछ कॉलम वेक्टर्स मिलते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि वो कॉलम स्पेस को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये हमारा आज का यहाँ ये लेक्चर यहाँ तक एंड है। 6.3 एक्सरसाइज है रिलेटेड विद मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स भी हो सकता है और विद रिस्पेक्ट टू सम बेसिस S और T भी हो सकता है। आज के लिए हमारा यहीं तक ही है, दैट इज़ एंड फॉर नाउ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।